तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर कैनाल रे। कैनाल रे क्या होता है, इसको मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं कि जो गोल्ड स्टेन ने जो क्या किया था, गोल्ड स्टेन ने जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट जब दोहराया था, तो उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक परफोर्डेड कैथोड लिया था और एक एनोड लिया था, और दोनों को एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स से जोड़ दिया था। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड डिप करके एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स से अगर जोड़ दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दिया जाए, तो इसमें देखा गया कि परफोर्डेड कैथोड लेने पे, यहाँ पे इस परफोर्डेड कैथोड के पीछे जो ग्लास की स्क्रीन लगी थी जिसपे जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, यहाँ पे क्या हो रही थी, ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। ग्रीन कलर इल्यूमिनस लाइट, है ना, इल्यूमिनस लाइट। परफोर्डेड कैथोड के पीछे लगी हुई स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर की इल्यूमिनस लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर आपके यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था कैथोड से, तो ये इस गैस में जो आपके जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस थे उनसे ये इलेक्ट्रॉन टकरा करके आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, वो यही पॉजिटिव आयन आपके यहाँ पे इस परफोर्डेड कैथोड के होल्स के थ्रू बाहर आ जा रहे थे, और यहाँ पे स्क्रीन पे टकरा करके ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कैनाल रे क्या था, तो यहाँ पे आपका इधर से ये आपका क्या था, कैथोड, और ये क्या था आपका एनोड। तो आपका एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रे चल रही थी, जो कि इस परफोर्डेड कैथोड से गुजर करके इसकी पीछे वाली स्क्रीन से टकरा करके ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा था इन बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड, ठीक है, जो कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ से जो लाइट कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो रहा था, यही इलेक्ट्रॉन आपका इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी, सपोज दैट कोई गैस आपका, गैस के जो मॉलिक्यूल थे या गैस के जो एटम थे, सपोज दैट आपका हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जब आप इसका हीट करोगे, तो हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन एटम के रूप में ब्रेक हो जाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन एटम से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही जो आप पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द कैथोड एंड एनोड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड, वो क्या हो रही है, परफोर्डेड कैथोड के होल के थ्रू पास आउट होकर के पीछे वाली स्क्रीन पे लगी हुई जो आपकी जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, इससे टकरा करके आपका ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्टीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इन दी सैंपल ऑफ गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज कॉल्ड कैनाल रे। तो हम कह सकते हैं कि स्टीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि इस सैंपल में क्या हो रही थी, डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपका गैस का सैंपल लिया गया था, इसके कारण इससे प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल रे, है ना। दूसरा क्वेश्चन, इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज, तो नहीं, नोट नेट चार्ज आपका क्या होगा, क्योंकि चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज आपका प्रोटॉन पे होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 - 1.6 × 10⁻¹৯ कूलम, और
प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻²⁰, है ना। अब दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपका नेट चार्ज क्या निकलेगा, नेट चार्ज मेरा निकलेगा 0, है ना। नेट चार्ज क्या होगा आपका यहाँ पे, 0। तो ये आपका कोई भी कैरी जो एटम होगा वह कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। द एटम विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी नेट चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज आपका प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बट साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। हाँ, जाओ अगला क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ इज एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। थॉमसन मॉडल के आधार पे ये कैसे आप कह सकते हो कि एटम आपका न्यूट्रल होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, इन एन एटम टोटल पॉजिटिवली चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू embedded इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाई एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब थॉमसन मॉडल जो था आपका, थॉमसन मॉडल में बताया गया कि थॉमसन ने कहा कि आप एटम को एज ए वाटरमेलन मानिए। मतलब आप जो, वो आपका जो एटम है वह एक तरबूज की तरह है। जिस तरीके से तरबूज के जो बीज होते हैं, काले काले जो बीज होते हैं, वह तरबूज में जगह जगह पे धसे होते हैं, खाने वाले लाल पार्ट में, है ना। उसी तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं। और ये जो खाने आपका, ये जिस तरीके से तरबूज के बीज जगह जगह पे धसे होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं खाने वाले रेड पार्ट में, है ना। और जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो हमारा इस तरीके से जो होल एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा था, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हालांकि उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यही डिस्कवरी, ये न्यूट्रॉन तो बाद में आया ना। उनका एक हाइपोथेसिस था 10 साल बाद कि उन्होंने कंसीडर किया कि न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है। हालांकि उस समय हम बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने पाया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। ड्रा दी स्केलेटन स्केच ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम विथ 3 सेल। बोहर ने क्या बताया कि भाई बोहर ने बताया कि आपका एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ऐसे किसी एटम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। तो थ्री, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे 3 सेल तक ड्रा करना है। तो जो न्यूक्लियस सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल, फिर उससे दूर वाला सेकंड सेल, फिर उससे दूर वाला थर्ड सेल। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तीन ही सेल ड्रा करने को बोल रहा था, तो हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, है ना। या इसी फर्स्ट सेल को हम लोग अंग्रेजी के किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो फर्स्ट सेल को के से, सेकंड सेल को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे को एम से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal than other than gold। क्या होगा अगर रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान
किसी अदर मेटल की फॉयल यूज किया होता गोल्ड फॉयल की जगह पे, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था भाई? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया था यहाँ पे, गोल्ड की फॉयल लिया था, और इस पे अल्फा पार्टिकल क्या करवाया था, बम्बार्टमेंट करवाया था, यहाँ पे पोलिनियम रखा हुआ था, है ना। और बाद में देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो क्या हो जा रहे थे, थोड़े से डाइवर्ट हो जा रहे थे, कुछ आपके मोस्टली जो थे अल्फा पार्टिकल वो बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। और कुछ लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से होकर जा रहा था उसी रास्ते पे रीबाउंस हो जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि गोल्ड जो था आपका मोस्ट डक्टाइल नेचर होने के नाते से, मोस्ट मेलिएबल होने के कारण से, इसका बहुत पतला सा क्या बनाया जा सकता है, फॉयल बनाया जा सकता है। हम्म, क्या? नहीं जाने मिलेगा। हम्म, नहीं। तो चूंकि गोल्ड जो था तुम्हारा गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है, इसलिए गोल्ड की बहुत पतली सी क्या बनाई जा सकती है, फॉयल बनाई जा सकती है। इसीलिए इन्होंने क्या क्या यूज किया था, गोल्ड की फॉयल यूज किया था। अगर हम गोल्ड फॉयल की जगह पे कोई दूसरा अगर हैवी मेटल लें, ठीक है, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, देखो, गोल्ड मोस्ट मेलिएबल होने की नाते से इस गोल्ड का हम बहुत पतला सा क्या बना सकते हैं, इस गोल्ड का हम लोग बहुत पतला सा एक फाइल बना सकते हैं। और ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फाइल को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है, ठीक है, बहुत पतला होने की वजह से फाइल। अगर दूसरा मेटल लेंगे तो मोस्टली जो मेटल होंगे, जो अल्फा पार्टिकल होंगे, वो इसी फाइल में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बहुत कम जो ऐसे अल्फा, बहुत पुअर मतलब स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, गोल्ड जो होता है तो हाईली डक्टाइल होता है, मलिएबल होता है, और हैवियर मेटल है। अगर हम अल्फा स्कैटरिंग में अगर गोल्ड फॉयल की जगह पे कोई और अदर मेटल लेंगे, तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल होगा वह मोस्टली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इतना पतला सा फॉयल दूसरे मेटल का, गोल्ड को छोड़ करके दूसरे मेटल का नहीं बनाया जा सकता है। और मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे अगर यह गोल्ड के जगह पे कोई दूसरा मेटल होगा, है ना। और पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मोस्टली अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बहुत पुअर स्कैटरिंग, आपके अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होगी वह बहुत पुअर होगी। बहुत पुअर का मतलब हो गया कि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपके पास आउट ही नहीं हो पाएंगे तो स्कैटरिंग कैसे होगा अल्फा पार्टिकल का, है ना। नेम दी थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 U and 2 proton in its nucleus. How many neutron does it have? हीलियम का जो एटम होता है इसका एटॉमिक मास कितना है, 4, यानी A = 4, और 2 प्रोटॉन है, P = 2। तो हम जानते हैं A = क्या होता है, Z+N, N = A - Z। ए है आपका 4 और जेड है 2। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आया, 2, है ना। इसी तरीके से राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन एटम में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कंफिग्रेशन होगा 2 4। ऐसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 1, है ना। इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अगर के सेल का मतलब आपका फर्स्ट सेल, और एल सेल का मतलब दूसरा सेल, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर एक के सेल और एल सेल दोनों फुल्ली फुल हो,
एक के सेल और एल सेल दोनों फुल हो, तो आपका इस एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। के सेल भी भरा हुआ है और एल सेल भी भरा हुआ है। एक बोल तो रहा था कि एटम का जो के सेल है और एल सेल है वो दोनों क्या है, फुल है, मतलब भरे हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोला, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17 है। तो 2 8 7, 2 8 6, 2 8 2। मैग्नीशियम को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और इसे अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसीलिए इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, नहीं हाँ 2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। तो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोई एलिमेंट जितने एटम का जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है या शेयरिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2।